हेलो स्टूडेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो वैसे तो 11th सिलेबस में है लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंट 12th के लिए है। तो सभी को ये आना चाहिए ताकि ऑर्गेनिक आगे आपकी स्ट्रॉन्ग रहे। ये शुरू होती है बॉन्ड फिजन से, यानी बॉन्ड को तोड़ने से, क्योंकि रिएक्शन का मतलब पुराना बॉन्ड तोड़ना और नया बॉन्ड बनना। और फिजन यानी तोड़ना, फिजिकली कोई चीज़ नहीं तोड़नी है, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को चेंज करना है, उसकी शेयरिंग को चेंज करना है बेसिकली। यानी पहले बॉन्ड में जिस प्रकार की शेयरिंग थी, अब हम उस शेयरिंग को चेंज करें जिससे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट पूरा चेंज हो जाए। और इसका एक एग्जाम्पल एक रिएक्शन का आपके सामने है। जैसे ये कंपाउंड है C2H4, इथीन, सभी जानते हैं। और इथीन में दोनों कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब सब जानते हैं, 9th में पढ़ा है कि दो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन दो इलेक्ट्रॉन मिलके शेयरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड बन जाता है। ये एक प्रकार का दोनों कार्बनों के बीच शेयरिंग है, बॉन्ड है, आम भाषा में कह सकते हैं रिलेशन है। और जब दो व्यक्तियों के बीच रिलेशन चेंज हो जाए, अच्छी दोस्ती से लड़ाई हो जाए तो पूरी तरह चेंज हो जाती है स्थिति। उसी प्रकार से ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, अलग स्थिति है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे तो यू विल गेट एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट। दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब ये क्लोरीन से मिलता है, क्लोरीन में क्या स्टोरी है, सीन क्या है, दोनों Cl में सिंगल बॉन्ड है, माने एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। अब ये एक प्रकार का रिलेशन शेयरिंग, ये चेंज होगा तो ये भी ऐसे नहीं रहेंगे। तो जब ये दोनों मिलते हैं और CCl4 यहाँ ये एक लिक्विड है जिसकी प्रेजेंस में, या कह लो जिसके साथ ये रिएक्शन हो रही है, जो जैसे दुनिया का सबसे अच्छा स्विमर भी बिना पानी के तो स्विमिंग नहीं कर सकता ना भाई, मीडियम तो चाहिए। बोले गोल्ड मेडलिस्ट है स्विमिंग में, पानी हटा लो तो स्विमिंग कैसे करेगा, मीडियम तो होना। तो ये भी जो हो रहा है वो एक मीडियम में हो रहा है। खाना भी बनता है तो पानी चाहिए, तेल चाहिए, वैसे। और अब क्या हुआ, अब जब ये लोग आपस में रिएक्ट किए तो ये बॉन्ड टूटा, और अब देखिए दोनों कार्बनों के बीच दो नहीं, एक शेयर हो रहा है। और दोनों क्लोरीन तो अब आपस में शेयरिंग कर ही नहीं रहे, अब उन दोनों की शेयरिंग कार्बनों से हो गई है। इन शॉर्ट दोनों कार्बनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया। जो अपने पहले दो कार्बन एक दूसरे के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, अब वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही शेयर कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ इन्वेस्ट कर दिया, क्लोरीन के साथ इन्वेस्ट कर दिया, शेयर कर लिया। तो जो Cl बॉन्ड था अब वो CCl बॉन्ड है, और जो कल तक C डबल बॉन्ड C था वो C सिंगल बॉन्ड C है। तो ये रिलेशनशिप पूरी तरह चेंज हो गई है, शेयरिंग चेंज हो गई है, बॉन्ड चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल तक आप अपना 2 घंटा मैथ्स की ट्यूशन में पढ़ते थे, अब आपने वो ट्यूशन छोड़ दी, अब वो 2 घंटा आप वीडियो गेम खेलते हो, तो आपने अपनी लाइफ के साथ रिलेशनशिप चेंज कर दी। जहाँ 2 घंटा आप मैथ्स ट्यूशन में कुछ सीखते थे, अब 2 घंटा आप खेलकूद में, वीडियो गेम में वो बर्बाद करते हो। तो जिंदगी पे आपके ऐसा है, द वे यू इन्वेस्ट योर टाइम will going to give you results in your life. If you are investing in studies, you will get good results. If you are investing in video game and all, you will not get good results. It's all simple how you share your time with your life. Right now मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई समझे ना समझे, देखे ना देखे, मैं अपना टाइम तो यूज कर रहा हूँ ना। अच्छा, सोने टीवी देखने से अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम मेरा रिवीजन हो रहा है। तो वैसे ही टाइम आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करेंगे। वैसे ही C और C दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, अब C और C एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं।
Cl और Cl एक एक शेयर कर रहे थे, अब वो आपस में कोई दोस्ती है ही नहीं, अब वो दोनों कार्बन से रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं। तो कल तक जो C2H4 था इथीन, अब वो C2H2 Cl2 C2H4 Cl2, दिस इज 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। अब आप देख लीजिए इसका नेचर और प्रॉपर्टीज बिल्कुlaकुल अलग होंगी इसके मुकाबले। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन करती है, रिएक्टेंट पूरी तरह प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और वो बॉन्ड फिजन यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से होता है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में परिवर्तन लाने से होता है। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन का बेसिक क्या है। अब और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी आया तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सही मायनों में अब टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। ये तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिरकार ये होता क्या है, जीओसी, मैकेनिज्म्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ये तो मैंने आपको वो बताया। टॉपिक तो अब स्टार्ट होगा आपका और समझ में भी आपको अब ज्यादा आना शुरू होगा और डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे 11th के एग्जाम में स्पेशली, और 12th में तो जैसे मैंने कहा इट इज अ फंडामेंटल टूल जिसके बिना 12th ऑर्गेनिक उतनी समझ नहीं आती। तो देखिए आप, तो बॉन्ड फिजन दो प्रकार का है। एक होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, और ये रिकॉर्डेड वीडियो पहुंचेगा स्टूडेंट्स के पास, लेकिन स्टूडेंट्स चाहें तो जब ये रिकॉर्डेड वीडियो देखें तो उसे अपने कॉपी में भी उतारते जाएं तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ये दो प्रकार के बॉन्ड फिजन होते हैं। होमोलाइटिक, लाइटिक माने ब्रेक और होमो माने सेम, हेट्रो माने डिफरेंट और लाइटिक माने ब्रेक। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन बराबरी से बटे और बॉन्ड टूटे तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, इलेक्ट्रॉन जब गैर बराबरी से बटे, कहीं ज्यादा कहीं कम, और बॉन्ड टूटे तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ये दो प्रकार का। इनमें से हम सबसे पहले हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन देखेंगे। जैसा मैंने कहा सारा रिकॉर्डिंग आपके पास है, बार बार देखिए, लेकिन कॉपी में भी जरूर लिखते जाइए। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में सबसे पहली बात तो इस प्रकार का बॉन्ड सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर में टूटता है, या दोनों हो। अब जैसे हमारे पास है Cl2 और Cl2 को ऐसे लिखना में उतना क्लियरिटी नहीं आती जितना हमें ये देखना चाहिए कि ये है Cl2। इससे भी ज़्यादा क्लियरिटी तब आएगी जब आप देखोगे कि दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो ये बात समझिए कि केमिस्ट्री में, मेरी ये बात मत भूलिएगा कभी कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड को कभी बंधा बंधा मत लिखिए, उसे ऐसे खोलिए। ये देखिए कि दोनों एटम के बीच क्या रिश्ता है, क्या बॉन्ड है। वो बॉन्ड भी, वो लाइन मत देखो, वो सिंगल लाइन सिंगल बॉन्ड मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये देखो। क्योंकि फाइनली ये दिस इज नॉट अ लाइन, ये एबीसीडी नहीं है। क्लोरीन एक गैस है जो उड़ते हुए दिखेगी आपको। इट इज अ ग्रीनिश येलो कलर गैस। नाम क्लोरीन ही आया है शब्द क्लोरस से, जिसका मतलब होता है ग्रीन येलो। तो ये ग्रीनिश येलो कलर की गैस है। ये आपको हवा में Cl नहीं दिखेगा, C और L और A क्लोरीन ऐसे नहीं दिखने वाला। ये तो सिंबल है आपको समझाने के लिए। होती तो ये गैस जिसका C और L से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसका सिंबल है। अब ये जो Cl2 है, ये दो क्लोरीन एटम है, आपस में बंधे हुए हैं, तभी तो गैस बनी। ये अकेला होता तो ये गैस थोड़ी। और वो भी ये लाइन क्यों, लाइन को तुम सिंगल बॉन्ड, अरे उसके पीछे असलियत क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर। आप ये मामला बदल दो, गैस ही गायब हो जाएगी क्लोरीन नाम की। तो जैसे ही आप यहाँ पे सनलाइट डालेंगे या फिर हाई टेम्परेचर या दोनों इस्तेमाल करेंगे, हाई टेम्परेचर मतलब आप मान के चलिए 400 केल्विन, 500, 600, 700, 800 केल्विन हाई टेम्परेचर,
तो ये दोनों क्लोरीन एटम अपनी साझेदारी तोड़ देंगे। कल तक दोनों बिजनेस में थे एक साथ कि एक तेरा इलेक्ट्रॉन एक मेरा इलेक्ट्रॉन, हम साथ रहेंगे, और ये दोनों हम एक साथ रखेंगे। वो टूट गए सनलाइट इस माहौल में। बोले मैं अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा हूं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा हूं, और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेके अलग हो गए। अब Cl2 गैस नाम की चीज का एग्जिस्टेंस यहां तो नहीं रहा भाई। इन हालातों में तो Cl2 नाम की गैस का एग्जिस्टेंस अब नहीं है, यहां तो नहीं है भैया, यहां नहीं है अभी एग्जिस्टेंस। अब ये दोनों क्लोरीन क्लोरीन दो अलग चीजें हैं। ये हैं फ्री रेडिकल्स। अब ये नहीं है Cl गैस। अब आप इसे Cl क्लोरीन गैस बोलेंगे तो ये गलत है। अब ये है Cl फ्री रेडिकल, ये है Cl फ्री रेडिकल, दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक खत्म, Cl2 गैस की एग्जिस्टेंस खत्म। इसे कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हाई टेम्परेचर electrons are distributed equally, bond breaks, and free radicals of chlorine are generated. Now it is no more chlorine gas. ये है homolytic bond fission। और ये फ्री रेडिकल बन गए जो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, या इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि कल तक जब तक शेयरिंग थी दोनों स्टेबल थे। भाई शेयरिंग क्यों होती है? शेयरिंग इसलिए होती है कि क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो दोनों क्लोरीन एक साथ क्यों आए थे? क्योंकि दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करना था। अब दोनों अगर अलग हो गए तो वापस ऑक्टेट खत्म, दोनों अब डेफिशिएंट हो गए। दोनों को अब जरूरत है कि कोई आए और उनके साथ शेयरिंग करे। तो फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। तो ये तो थी बात की होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, और फ्री रेडिकल्स किस माहौल में बनते हैं? सनलाइट और हाई टेम्परेचर के माहौल में बनते हैं, और न्यूट्रल होते हैं, और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और ये बड़े बेचैन होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं रिएक्टिव, क्यों होते हैं बेचैन? क्योंकि जब किसी के पास कोई कमी हो तो वो कमी दूर करने के लिए बेचैन रहता है, मेहनत करता है, काम करता है। तो वही तो एक लाइफ है, काम करने का पर्पस यही है, अपनी कमियों को दूर करना। मैं आज काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसके बदले में फिर मैं अपने बच्चों के लिए चीज़ें ला के देता हूँ जो उन्हें ग्रो होने के लिए चाहिए। वैसे ही किसी को कोई बैठे बैठा कुछ नहीं देता है, काम करना है। मैं हूँ या कोई भी हो, या आप भी इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको आगे चल के काम मिले। वैसे ही ये लोग भी अब बेचैन हैं, फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब ये धूम मचा देंगे उसको। और इसीलिए यहाँ देखिए, आप फिर से आते हैं उस रिएक्शन पे जिससे क्लास शुरू की थी। ये डबल बॉन्ड था, ये इथीन C2H4, जिसे आप यूं लिखते हैं बंधा बंधा, असल में वो ऐसा होता है ओपन। और ये था क्लोरीन आपका। और जब आपने ये रिएक्शन की थी तो अब आपको समझ में आया होगा कि एंड में जाके क्यों ये क्लोरीन यहां आके जुड़ गए। क्योंकि जब ये आपस में एक दूसरे से अलग हो गए तब इनको नए साथी का जरूरत पड़ा ना भाई। तो आपस में एक साथ थे, कुछ थे, अब अलग हो गए, बेचैन हो गए, तो नया साथी चाहिए। एक दरवाजे बंद दूसरा खुलता है तो ढूंढना पड़ता है। तो जैसे ये अलग हुए, ये कार्बन के साथ आके जुड़ गए, यानी पुराना बॉन्ड नहीं टूटता तो ये नया बॉन्ड नहीं बनता। Cl-Cl का बॉन्ड नहीं टूटता तो CCl-CCl बॉन्ड नहीं बनता। तो क्या होता, ये टूटा ये बना तो क्या फायदा हुआ? अरे भाई दुनिया को इस कंपाउंड की जरूरत है, दुनिया को इस कंपाउंड की जरूरत है। आप इस कंपाउंड को शायद समझ नहीं रहे, ये कंपाउंड इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो दुनिया में इथीन है, बहुत सारी है, और इसका इंडस्ट्रीज में बहुत जबरदस्त यूज है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में जो जहरीली गैस का इस्तेमाल हुआ था वो इथीन और इथाइन जैसी गैसेस से ही बनी थी, और हजारों लाखों लोग इनसे बनी गैसेस से
मार दिए गए थे। गैसेस जैसे लेविसाइट, मस्टर्ड गैस, ये सारी जो गैसेस थी वो इथीन और इथाइन से ही बनी थी। तो इनका वैसे इनका अच्छा यूज भी है, लेकिन सिर्फ इन्हीं का यूज नहीं है ना, इनसे ऐसे कंपाउंड्स भी बनते हैं जो आगे इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगह यूज होते हैं। तो अब आप आलू को उबाल के भी खा सकते हैं भैया, लेकिन आलू से दूसरी चीजें भी तो बनती हैं, चिप्स वगैरह। तो वैसे यहाँ पर है इथीन से कई चीजें बनती हैं, पर उसमें ये डालो तो ये बनता है, इसका अलग इस्तेमाल है तो क्यों ना बना। तो बॉन्ड पुराना टूट के नया बनने से दुनिया को बहुत फायदा होता है। इसलिए एक भी ऐसी रिएक्शन नहीं है केमिस्ट्री में, एक भी, जो पहली बात तो बिना कारण हो, बिना रीजन हो, याद करनी पड़े, तो ये बकवास है, याद नहीं करनी पड़ती। और दूसरा, जिसका इस्तेमाल ना हो, बराबर इस्तेमाल होता है। अब किसी को समझ ना आए तो एक अलग बात है, जिन्हें समझ नहीं आती रिएक्शन वो कह देंगे अरे यार रट लो, तो भाई ये तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, सच्चाई थोड़ी है। आप जो सोचते हो बोलते हो वो सच थोड़ी है, सच के कई एंगल होते हैं। एनीवे, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसके अंदर हम देखेंगे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो दोस्तों अभी क्या बात हुई, अभी बात ये हुई कि बिना बॉन्ड टूटे नया बॉन्ड नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगी, जिंदगी दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो बॉन्ड कैसे टूटता है मैंने अभी बताया, एक और ढंग से टूटता है वो भी सुनिए। भाई माहौल बदलेगा तो सब बदल जाएगा। अभी मैं हवा में हूँ, एयर में ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ तो मैं पढ़ पा रहा हूँ। अभी इस कमरे को पूरा पानी से भर दो तो थोड़ी पढ़ पाऊंगा। पानी के मीडियम में इंसान डूब के जिंदा नहीं रहता, एयर के मीडियम में जिंदा रहता है। मीडियम का तो फर्क समझ में आ गया होगा इसी से। हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो अब जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है CH3Cl, है ना, CH3Cl एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में कार्बन और क्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। कैसे हो रहा है, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड जहां होता है वहां समझ में आ जाती है कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ये देखिए, अब आप इसको डाल दो पानी में, तो पानी की प्रेजेंस में अलग किस्म का बॉन्ड फिजन, सनलाइट नहीं है, हाई टेम्परेचर नहीं है, माहौल बदल गया है, टूट बदल जाएगी, फिजन बदल जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपनी ओर खींच लिए पानी की प्रेजेंस में। वैसे भी अगर मैं आपको एक फिजिक्स की बात बताऊं तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पानी जाना ही जाता है दो चार्जेस को अलग करने के लिए। पानी दुनिया में सबसे अच्छा सॉल्वेंट इस लिहाज से भी माना जाता है कि वो कोई भी चार्जेस को अलग कर देता है। दो चार्जेस के बीच के फोर्स को वो 1/81 टाइम्स कम कर देता है और वो उन्हें अलग कर देता है। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता, सपोर्ट में ले लिया मैंने। ये नहीं समझ में आया तो उसको दिमाग से निकालें, आगे आए तो रख लें। कार्बन और क्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। पानी के मीडियम में दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी ओर खींच के नेगेटिविटी हासिल कर लेता है। ये देखिए, नेगेटिव चार्ज हासिल कर लिया और कार्बन ने ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज हासिल कर लिया क्योंकि उसका अपना इलेक्ट्रॉन भी चला गया ना भाई। सीधी सीधी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया अधिकता हुई नेगेटिव, जिसके पास कमी आई पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। जिससे दूर जाएगा उस पे प्लस आएगा, जिसके पास जाएगा उस पे माइनस आएगा। तो ये जो चीज बनी है ये कार्बोकैटायन है। दिस इज कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन। और ये जो कार्बोकैटायन आपको दिख रहा है ये फ्री रेडिकल की तरह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद सोचो। जिसका शेयरिंग में कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो था ना इन्वेस्टेड, वो भी लेके चला गया हो, तो कोई आपकी अपनी चीज भी लेके चला गया, मुनाफा तो छोड़िए, तो उस पर तो डेफिशिएंसी आएगी ना भाई। कोई आपकी जो चीज लेके गया, आपके पास उस चीज की कमी आ गई ना, वो आपकी थी ले गया कोई। सिमिलरली
not just because of this positive charge, but if you think by common sense also, logically, you will find this carbon is deficient of electron, it is carbocation. फर्क ये है कि वो न्यूट्रल था फ्री रेडिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों एक ही बंदा लेके चले गए क्लोरीन। होमोलाइटिक में क्या हुआ था? तुम तुम्हारा रख लो, तुम तुम्हारा रख लो। हेट्रोलाइटिक में क्या हुआ? दोनों एक ही बंदा लेके चले गए। तो ये हेट्रो माने डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट एटम्स। एक के पास पावर ज्यादा थी, खींच ले गए। होमो में ऐसा नहीं था, दोनों बराबर पावर है। तो एक तो ये बात हो गई भाई कि अब ये होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक दोनों बॉन्ड फिजन्स आपको समझ में आ गए होंगे, और आपके पास रिकॉर्डेड भी है, और आपने कॉपी में भी लिखा होगा, ताकि अगली बार आप कॉपी से रिवाइज करें। अब ये जो कार्बोकेटायन आपने देखा, साथ में एक जिक्र आया फ्री रेडिकल का। अब ये बात पीछे रह गई कि बॉन्ड फिजन क्या होता है, वो समझ में आ गया। ये बात भी पीछे रह गई कि बिना पुराना बॉन्ड टूटे नया बॉन्ड नहीं बनेगा। अब तो बात आगे बढ़ गई, और बात ये आगे बढ़ गई है कि कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकती जब तक उस रिएक्शन में ऐसे इंटरमीडिएट ना बने। यही वो इंटरमीडिएट हैं जो किसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। इनके बिना रिएक्शन आगे नहीं जाती। जैसे आप कॉलेज में नहीं जा पाएंगे अगर आपने 11th पास नहीं की, 12th पास नहीं की, और आप अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाएंगे अगर आपने अच्छे नंबरों से 12th पास नहीं की। अच्छे नंबर आईआईटी में आएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। यानी कि 12th क्लास को आप इंटरमीडिएट क्लास बोल सकते हो, क्योंकि उसके बाद ही आप ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे किसी अच्छे कॉलेज में। तो जब तक अच्छा कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल नहीं बनता, इंटरमीडिएट नहीं बनता, अच्छी रिएक्शन नहीं होती। तो हम कह सकते हैं फॉर अ गुड रिएक्शन स्टेबल इंटरमीडिएट is required, stable intermediate is required। किसी भी अच्छी रिएक्शन के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत स्टेबल इंटरमीडिएट होना जरूरी है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको कॉपी में इन्वर्टेड कॉमा में ले लीजिए, ये आगे काम आएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने टाइप के ये हो सकते हैं रेडिकल्स, टाइप्स, इंटरमीडिएट्स। कार्बोकेटायंस की ही बात करूं तो ये मिथाइल कार्बोकेटायन है जिसमें सिर्फ एक कार्बन है। ये आपके सामने जो कार्बोकेटायन बना, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन, क्योंकि इसका कार्बन एक अल्काइल ग्रुप से घिरा है। इसके बाद में आपके पास दिस इज सेकेंडरी, क्योंकि ये दो अल्काइल ग्रुप से घिरा है। दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटायन, ये तीन तरफ से घिरा है, देखिए। देन और भी हैं, जैसे दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, लेकिन अभी फिलहाल इसकी जरूरत थोड़ी लेक्चर 2 या 3 में आएगी। दिस इज एलाइलिक कार्बोकेटायन, इनकी जरूरत आगे लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आती जाएगी। फिलहाल तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल, इनसे काम शुरुआत में चल जाता है। फिर भी मैंने बता दिया है, कॉपी में नोट्स में आ जाए, दिमाग में कहीं रहे तो अच्छा है, क्योंकि आगे कभी भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है बेंजाइलिक, क्यों बेंजाइलिक, कहाँ से बेंजाइलिक, ज़रूरत नहीं है, आगे आ जाएगा। अपने आप कुछ चीज़ें होती हैं, समय पे हों चीज़ें तो ही अच्छा है, लेकिन अंदाज़ा पहले से होना चाहिए। तो अभी फिलहाल प्राइमरी कार्बोकेटायन है, यानी C+ एक अल्काइल ग्रुप से घिरा है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन C+ 2 अल्काइल ग्रुप से घिरा है। जितना दिमाग में आ गया होगा बहुत अच्छे से, जो सुन रहा है ध्यान से, जो पढ़ना चाहता है, ये समझ में आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट को समझने की
इच्छा भी होनी चाहिए, जिसको समझने की इच्छा है वो कैसे भी समझ लेता है। जिसे इच्छा ही नहीं है फिर वो 10 नखरे बताता है, लाइट नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही, देख नहीं रहा, तो उसके लिए तो फिर कुछ ब्रह्मा जी भी आ जाए तो मुश्किल है कि आपकी समझ में आए। एनीवे, कोशिश करेंगे ज़रूर आएगा। इस टॉपिक से ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप, टॉपिक आपके सामने कमज़ोर है। देखिए, अब ये तो अपन ने पढ़ा कि बॉन्ड फिजन कैसे हुआ, पुराना बॉन्ड कैसे टूटा, नया बॉन्ड कैसे बना, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, क्या टाइप है। खत्म नहीं है, शुरू है बात। इंटरमीडिएट आगे और आएंगे, बार बार आएंगे। और अब बात करते हैं कि ये हमारे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स में कुछ इफेक्ट्स हैं, जिनमें एक पहला इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज इफेक्ट नंबर 1, इंडक्टिव इफेक्ट। ये पहला इफेक्ट होता है जिसको हम दो पार्ट में मानते हैं, एक प्लस आई और एक माइनस आई इफेक्ट। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा फिनोमेना होता है और 11, 12 दोनों में इसके इस्तेमाल है। 11 में तो सीधे आता है, शॉर्ट नोट लिखो, इस पे कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं 11th में, और 12th के कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे 7-8 जगह मैं बता सकता हूँ 12th के सवालों में, इवन IIT और नीट के सवालों में, जहाँ इंडक्टिव इफेक्ट के बिना न सवाल हल होता है न बात आगे बढ़ती है। तो 12th वालों को आता होगा, इसलिए वो और ध्यान से सुने। तो सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ से आया है? इंडक्टिव इफेक्ट आया है इंड्यूस वर्ड से। इंड्यूस यानी कि कोई चीज, जैसे मैं इधर खड़ा हूं और मैं अपने स्टूडेंट को बिना किसी ब्लूटूथ की मदद से, डाटा केबल की मदद से, मेरे दिमाग की सारी चीजें मैं अपने स्टूडेंट के दिमाग में पहुंचा रहा हूं। इसे कहते हैं इंड्यूस करना, प्रेरित करना, प्रेरणा करना। ये वहां से आया है, बिना किसी कॉन्टेक्ट के। फिजिकल तो छोड़िए, ब्लूटूथ, डाटा केबल भी, कोई सॉफ्टवेयर भी टीचर का काम होता है प्रेरित करना। टीचिंग यही है, बिना कोई सपोर्ट के दिमाग की आपकी सारी बातें आपके स्टूडेंट के अंदर पहुंचाना है, जो आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेहनत लगती है, कर सकते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी यही हो रहा है। अब देखिएगा आप कैसे। ये कार्बन चेन है किसी कंपाउंड की, उसमें हमें नहीं जाना किसकी, लेकिन एक कार्बन चेन है, कंपाउंड है, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा है। दिस इज मिथाइल ग्रुप। यहाँ 11 के स्टूडेंट्स कम से कम ये वीडियो जब देखें तो इतना वो 10th का रिवाइज करके बैठे, 12th वाले तो नहीं, 10th वाले इतना रिवाइज करके बैठे हैं 10th में, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि मीथेन का जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो मिथाइल बनता है, ये मिथाइल बनता है। नहीं तो ये 10th में हमने पढ़ा, 9th में पढ़ा। आजकल तो 8th के बच्चे इतना पढ़ लेते हैं। फिर भी अगर ऐसा कोई स्टूडेंट यहाँ बैठा है जिसको मैंने यहाँ CH3 लिख दिया और मिथाइल बोल दिया, और अगर वो घबरा गया, तो पहले वो ये चेक करे कि उसने अपने 10th का चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड का ये हिस्सा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, रिवाइज कर ले। कोई पढ़ने लिखने की कोई उम्र समय नहीं होती, जब जागो तब सवेरे, बस पढ़ो, ये जरूरी है। तो जब ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिंगल बॉन्ड की ऐसे इस कार्बन चेन में पुश करेगा। दिस इज इंडक्शन। इसे इंड्यूस करना कहते हैं। तो मिथाइल ग्रुप जो कि एक अल्काइल ग्रुप है, जब वो इस सिंगल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो कि सिंगल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता, इसको धक्का मारना है। ये इलेक्ट्रॉन को हम फ्लो नहीं करा सकते, इसको हम धक्का मार रहे हैं, केवल इसे हम पुश कर सकते हैं। तो इसको इस मिथाइल ग्रुप ने अंदर पुश किया, जिसकी वजह से यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, जो आगे तक चल रहा है। देखिए, ये देखिए आप,
ये 2 पार्शियल बना दिए मतलब कम हो गया, 3 बना दिए मतलब कम, क्योंकि जैसे दूरी बढ़ेगी प्रभाव कम होता है। मैं अगर यहाँ बोल रहा हूँ तो पहली रो में बैठे वालों को ज्यादा सुनाई देगा, 10 रो बाद वाले को कम सुनाई देगी। वैसे मिथाइल ग्रुप ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन धक्के मारा तो यहाँ स्लाइड नेगेटिविटी आई और मिथाइल ग्रुप पे स्लाइड पॉजिटिविटी आई। इसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। दिस इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि आप देखिए बॉन्ड नहीं टूटा, पहली बात ये नोट करिए, बॉन्ड नहीं टूटा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गया, सिंगल बॉन्ड था, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वो वहीं के वहीं है। ये बात देख लीजिएगा, वहीं के वहीं, केवल उसको धक्का मारा गया है और थोड़ा सा इसके नजदीक किया है जिससे यहाँ पार्शियल नेगेटिविटी आई। ये साइन पार्शियल का साइन है, पूरा माइनस नहीं बना सकता ना मैं, यहाँ ऐसा माइनस नहीं बना सकता हूं। ये तब होता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, वो थोड़ी हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का न दान हुआ है न ग्रहण हुआ है, नाइदर लॉस नॉर गेन। तो ये है पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसको धक्का मार के वहां किया गया है, ना ये इलेक्ट्रॉन कहीं गए हैं ना बॉन्ड टूटा, धक्का मार के इसके नजदीक कर दिया, स्लाइड नेगेटिविटी आ गई, बात खत्म। और इस पे स्लाइड पॉजिटिविटी आ गई। दिस इज प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट है, हमेशा समझिए इस बात को। तो हम कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट इज डिफाइंड एज अ फिनोमिना इन विच अल्काइल ग्रुप pushes sigma electron density into the carbon chain, thereby creating partial positive and partial negative into the chain, which is called polarity. Bas, it is a permanent effect. This is positive inductive. ये होता है। इसके बिना, जैसे मैं आपसे कह रहा था, मैं फिर याद दिला दूं कि ये प्लस आई माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट के बिना 12th बोर्ड में आप 12th बोर्ड के आंसर नहीं लिख पाएंगे अच्छे, कम से कम 2 आंसरों पर असर डालेगा। आईआईटी नीट के 2 ऑब्जेक्टिव्स पे असर डालेगा, ऑर्गेनिक की समझ पे असर डालेगा, और 11th के बच्चे तो सावधान, कम से कम 3 मार्क का इसका रीजनिंग क्वेश्चन आता है 11th के एग्जाम। तो ये, और बाद में रोने से अच्छा है कि बाद में लोग बोलते हैं 11th में रिजल्ट खराब हो गया, 12th में बोर्ड में नंबर नहीं आया, इससे अच्छा सीख लो। एनीवे, फिर माइनस आई इफेक्ट की बात हो रही है, या माइनस आई से पहले एक चीज बता दो, माइनस आई से पहले जितना मोटा और जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा, ये जैसे बहुत बड़ा बल्कि एकदम थिक मोटा सा एकदम अल्काइल ग्रुप है, टर्शरी अल्काइल ग्रुप। हालांकि किताबों में ऐसे लिखा रहता है, मुझे बड़ी घबराहट होती है ऐसे लिखने से। जिंदगी हो, रिलेशन हो, पढ़ाई हो, मैं चाहता हूँ खुला होना चाहिए। आपको कोई चीज बुरी लगती है बोलिए, कोई चीज समझ नहीं आती पूछिए, अंदर रख के घुटना नहीं चाहिए। वैसे ये ऐसा अच्छा लगता है कंपाउंड, ऐसे हैं दोनों एक ही, ऐसे समझना ज्यादा अच्छा है। तो साफ दिखता है कि ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, सिंबल 3 डिग्री R। ये सबसे अच्छा प्लस आई करता है, और थोड़ा सा अगर ये दुबला पतला हो जाए जैसे ये सेकेंडरी, तो ये थोड़ा कमजोर है। फिर प्राइमरी वाले का प्लस आई और कमजोर है, और मिथाइल वाले का प्लस आई सबसे ज्यादा कमजोर है। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे अच्छा प्लस आई इफेक्ट टर्शरी करेगा। अब ये ऑर्डर ही पूछ चुके हैं एग्जाम में, तो कई बार हमें लगता है एग्जाम का पेपर आगे ऊपर पता नहीं कहां से बन के आएगा, ऐसा नहीं है। आसान क्वेश्चन भी होते हैं, आईआईटी हो या नीट हो, आसान क्वेश्चन भी आते हैं, सिर्फ कठिन क्वेश्चन नहीं आते। तो आप आसान भी अच्छे से कर लें। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं भी हैं, एवरेज हैं, ईमानदारी से मेहनत करके आसान क्वेश्चन भी हो जाए, तो यू कैन इजीली गेट सम गुड नेशनल इंस्टीट्यूट एंड यू कैन गेट कैंपस सिलेक्शन, अ गुड जॉब। कोई ये सब जिंदगी में कठिन नहीं, संभव है, मेहनत जरूरी है बस। एनीवे,
अब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में ठीक दिखाने वाले कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप बहुत अच्छा दिखाता है, फ्लोरो बहुत अच्छा दिखाता है, COOH ग्रुप बहुत अच्छा दिखाता है, Cl ग्रुप बहुत अच्छा दिखाता है। लेकिन टॉप ये 2-3 स्पेशली नाइट्रो एंड फ्लोरो तो माइनस आई दिखाने में एक्सपर्ट, बहुत अच्छा दिखाते हैं। और अगर 12th वाले तो समझ गए होंगे, लेकिन वैसे तो 11th के लोग भी समझते हैं। ये सारे ग्रुप आपने 10th में कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर, कोई 11th वाला अगर सुन रहा है तो मैं उसको ये बता दूं कि 10th का कार्बन एंड कंपाउंड अच्छे से एक बार पढ़ लें। मैं 1-2 दिन के अंदर कार्बन एंड कंपाउंड और IUPAC का लेक्चर अपलोड करके आप लोगों के पास भेजूंगा, वो स्पेशली 11th वाले एक बार ज़रूर देखें, बाकी तो समझ ही रहे। तो माइनस आई इफेक्ट ठीक उल्टा है। जैसे कोई कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में सपोजिटली फ्लोरीन लगा, तो वो क्या करने वाला है, ठीक उल्टा काम करेगा। वो क्या करेगा कि इस सिंगल बॉन्ड की डेंसिटी को अपनी ओर खींच के खुद पे नेगेटिव और चेन पे पॉजिटिव डेवलप कर देगा। ये जस्ट वही का वही है, मुझे अब पूरा नहीं समझाना, वही सब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। हाँ, जल्दी से एक बार सुन लें, सब कुछ वही है, बस उल्टा हो रहा है। उसमें मिथाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर पहुंचा रहा था, इसमें फ्लोरो खींच रहा है। जैसे बॉन्ड वही का वही है, बॉन्ड नहीं टूटेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ा खिसक जाएगा। तो फ्लोरो ने अपनी ओर खींच लिया इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ, और नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, वही पोलैरिटी, सब कुछ वही, परमानेंट इफेक्ट, बस नाम बदल के माइनस आई इफेक्ट हो गया। तो वो रहा ऑर्डर, यानी 2 प्रकार के इफेक्ट हो गए भाई, प्लस आई माइनस आई। कौन दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, सब बता दिया मैंने, बल्कि 2-3 क्वेश्चन भी कवर हो गए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के जब वीडियो दूंगा तब आप लोगों को वो भी मिलेगा। अब एक आध क्वेश्चन हम डिस्कस करके देखते हैं इस पे। देखो, विच इज मोर एसिडिक, इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। HCOOH और CH3COOH, ज्यादा एसिडिक कौन है? या फिर एक बार बता दूं 12th वालों को, ठीक है, 11th वाले 10th का कार्बन एंड कंपाउंड एक बार पढ़े, IUPAC पढ़े उस NCERT से या रेफरेंसर से, और वो समझ जाएंगे COOH ग्रुप एसिडिक ग्रुप है। तो यहाँ ये मान के चल रहा हूँ आपको ये पता है, नहीं पता है तो उसको पढ़ लो, या फिर मेरे वीडियो का इंतजार करें। खुद पढ़ ले तो बहुत अच्छा है, वीडियो फिर देखना और अच्छा है। तो ये दोनों ही एसिड हैं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, ये सवाल है। ज्यादा एसिडिक कौन है, विच इज मोर एसिडिक, ये ज्यादा। तो आंसर ये है, दिस इज मोर एसिडिक। अब हम इसको समझते हैं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा, ये तो 12th बोर्ड में भी आ चुका है, नीट में आ चुका है, IIT मेंस में आ चुका है, और 11th के तो आपके पहले ही एग्जाम से आएगा। और कोई दया नहीं दिखाएंगे, जुलाई में स्कूल चालू हुआ, उन्होंने अगस्त में पेपर ले लिया, याद रखना। तो अब यहाँ पे एसिडिक ज्यादा कौन है, आपने कहा ये एसिडिक है, मैं समझाता हूँ क्यों, लिखना पड़ेगा ना। जवाब है, एसिड पहली बात तो होता क्या है, ये एसिड सा वो होता है जो अपना H+ दे दे, ठीक है, जो जितने जल्दी H+ देगा वो उतना अच्छा एसिड है। इसका मतलब इन दोनों में ये जल्दी H+ देता है, ये जल्दी H+ देता है, तभी तो ये अच्छा एसिड है। देता तो H+ ही है, क्योंकि ये भी एसिड है, लेकिन ये थोड़ा देर से देता है इसके मुकाबले, तो ये कमजोर। ये एसिड तो वैसे भी हम सभी जानते हैं, ये एसिडिक एसिड है, इथेनॉइक एसिड, जो चाइनीज खाते हैं, वो जो सिरका विनेगर वगैरह डालते हैं ना चाइनीज वगैरह में, तो वो यही इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब सवाल है कि ये जल्दी H+ कैसे देता है, ये आंसर लिखोगे तो 0 मिलेंगे,
कि ये जल्दी एच देता है इसलिए अच्छा है, ये देर से देता है इसलिए कमजोर है, 0 मार्क्स मिल जाए। जवाब बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप जो प्लस आई करता है और इसके प्लस आई की वजह से इस पूरे क्षेत्र में प्लस आई की वजह से पार्शियल नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि इस पे पॉजिटिविटी आ गई और तो इस पे पूरे क्षेत्र में नेगेटिविटी आ गई, वो इस प्रोटॉन के H प्लस को होल्ड कर लेती है। फिर से सुनिए, CH3 ग्रुप प्लस आई दिखाता है, अभी बताया, वो प्लस आई करके इलेक्ट्रॉन अंदर डालता है तो यहाँ नेगेटिविटी आ जाएगी, वो नेगेटिविटी इस प्रोटॉन के पॉजिटिव को पकड़ लेगी, ये प्रोटॉन है ना भाई, यही देने वाला तो एसिड होता है। अगर नेगेटिविटी इसे पकड़ लेगी तो इसके रिलीज में देर हो गई, और अगर इसके रिलीज में देर हो गई तो ये कमजोर हो गया ना। सिंपल, तुम्हारा जो काम है वो तुमने करने में देरी कर दी तो तुम कमजोर है ना। सही आदमी वो जो अपना काम जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा करे। अब तुम स्कूल आधा घंटा लेट पहुंचोगे तो असेंबली से तो बाहर खड़ा करेंगे ना। स्टूडेंट को टाइम से पहले पहुंचना चाहिए 5 मिनट। ऐसे ही CH3 ने प्लस आई करा, यहां प्लस आया, यहां माइनस आया, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं। ये माइनस इस प्लस को होल्ड कर लेगा तो ये जाने में जाएगा लेकिन देरी होगी, इसलिए कमजोर है। और इसको बांधने वाला कोई यही नहीं भाई, H का प्लस आई होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल। इसका मतलब इस H प्लस को पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो ये फटाक से रिलीज होंगे, यानी इसने H प्लस जल्दी दिया, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड, सिंपल। अब इसे लोग यूं याद कर लेते हैं, अच्छा प्लस आई इज इनवर्स टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बड़ा प्लस आई होगा एसिड उतना कमजोर होगा। अगर यहाँ CH3 हटा के अगर मैं C2H5 कर दूं तो और बड़ा प्लस आएगा और कमजोर एसिड। अगर मैं यहाँ टर्शरी अल्काइल ग्रुप लगा दूं तब और बड़ा प्लस आएगा और कमजोर एसिड, ठीक है, ये कोई गलत नहीं। लेकिन फिर भी अगर लिखना है तो बोर्ड एग्जाम में या 11th में ऐसे इनवर्स डायरेक्ट करके लिखना अलाउड थोड़ी है। You have to explain and write in good scientific English language. Listen carefully. HCOOH is a stronger acid because it has no plus I effect. Whereas in CH3COOH there is plus I effect. Therefore, the proton release is not easy. Therefore, it is a weak acid. तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, ड्यू टू प्लस आई देयर इज नेगेटिविटी इन द बॉन्ड एंड H प्लस इज अनेबल टू गेट रिलीज्ड इजीली, ये भी लिखा जा सकता है। बट दिस इज अ वे टू solve objective, to learn, to revise, but you cannot write this as a language in board exams or 11th exams anyway. So this is our basic topic on plus I, minus I, bond fission. This is introduction. There are a lot more questions left in inductive effect, no doubt in this, which we are going to cover up in next video. There are still more questions, but for it is very necessary that you should listen to this video carefully, write in your notebook, separate your doubts, get them cleared, and remember this, otherwise in the next video you won't be able to understand. Thank you.